हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो जो डेविड जे ग्रिफिथ है उसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसे डिस्कस करूँगा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो भी डिस्कस करूँगा, क्या क्या इसके बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एवेल्यूट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एवेल्यूशन के लिए हमारे पास में जनरल जो मेथड्स होते हैं वो दो तरीका के होते हैं। दे आर टू मेथड्स। एक तो होता है कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करें और कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूट करें। जनरली जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं दो तरीका की होती हैं। एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स होती है और एक कंटिन्यूस की होती है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तो ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उस पर पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि हमारा डिस्क्रीट जो चार्ज है उसमें ये होता है कि हमारे पॉइंट चार्ज होते हैं और उन पॉइंट चार्जों के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की। एक कोई बॉडी है, चार्ज स्फीयर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब है कि उसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कम है, किसी में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे में जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्मली है। और जो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेंटर ये दिखा रखा है, मैंने डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी। ये हमारा रेडियस ए का स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्यू चार्ज है, जो इसमें पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूट करना इस पॉइंट के ऊपर। और इसके लिए हमने क्या किया है कि जब भी हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हैं, और गॉसियन सरफेस जो प्लॉट करने के बाद में उस गॉसियन सरफेस की ही डेफिनेशन वो होती है कि जो चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो पूरा का पूरा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर एवेल्यूट करते हैं। और जो गॉसियन सरफेस होती हैं वो दो तरीका की होती हैं। एक गॉसियन सरफेस ऐसी होती है जिसमें सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्री होती है, और एक ऐसी गॉसियन सरफेस होती है जिसमें सिमेट्री नहीं होती। तो फ्लक्स के लिए तो हम जब भी हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है सदा गॉस लॉ को हम यूज करते हैं, और गॉस लॉ को कैलकुलेट करने के लिए चाहे वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चाहे सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, गॉस लॉ में यही कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जहाँ पे क्यू चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज। जैसे हमसे सरफेस सपोज किया इस तरीका की दे देता और कहता कि गॉसियन सरफेस है और जिसमें सिमेट्री नहीं है, डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ सिमेट्री नहीं है, और अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए तो हम सदा गॉस लॉ ही यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूट करने के लिए सदा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा, जब सिमेट्री हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगी, तो सिमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूट करना आसान होता है गॉस लॉ से। तो मैं समझाता हूँ किस तरीका से हम लें इसमें। ये हमारा पूरा का पूरा रेडियस ए का एक स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी है, और क्योंकि शेप जो है वो स्पेरिकल होगी तो एक स्पेरिकल सेल हम बना दिए कि स्पेरिकल जो वो है शेप वो हमने ली है जिसकी रेडियस आर है। तो गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें पूरे सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ पे क्यू चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो चार्ज इसके अंदर है वो क्यू है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ को ही लेते हैं और गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि ई डॉट डी एस की जो वैल्यू है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कहलाएगा ई डॉट डी एस, और पूरे उसके अंदर, पूरे का मतलब हुआ कि इस पूरे का पूरी जो गॉसियन सरफेस हमने प्लॉट की है, जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो इसके अंदर चार्ज था वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो यहाँ से निकल के जा रही हैं, और उनकी तादाद क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, जहाँ क्यू इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो ये इस रीजन है इसके अंदर इनक्लोज चार्ज के इक्वल है। तो ये सबसे पहले हमें गॉस लॉ इसमें लेना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और गॉसियन सरफेस अगर पैरेलल हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ही ये होती है कि उस सरफेस के अंदर
जो उसके अंदर चार्ज है, उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो सभी उसके अंदर से निकल के जानी चाहिए। तो हमारे पास जो होता है ये वैल्यू जो रहती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हमें पूरा का पूरा पास कराना है उस गॉसियन सरफेस से, तो हम ई और डी एस को जो है दोनों को पैरेलल लेते हैं। तो ई डॉट कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, और डी एस जो है इसमें सरफेस एलिमेंट है, जो हम यहाँ पर कहीं डी एस सरफेस एलिमेंट लेंगे। अब ये डी एस से जो सरफेस एलिमेंट से जो लाइन ऑफ फोर्सेज पास कर रही हैं उनकी तादाद ई डॉट डी एस जो होगी वो वैल्यू हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और कॉस जीरो इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारी गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है वो ही ये है कि वो जो उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस एलिमेंट वो पैरेलल हों, जो जिससे वो पूरी की पूरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है उससे पास हों। जैसे इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो यहाँ से निकलेंगी वो इस तरीक़ा से इसमें से पास हो जाएंगी। तो डी एस सरफेस एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में एक्ट करेंगे, तो पूरा का पूरा फ्लक्स उस रीजन से पास हो जाएगा। अब हमारा अगर ये हम गॉसियन सरफेस सिमेट्री में हम जब ये प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारी पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस पे जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा हमने सरफेस प्लॉट कर दिया है उसके ऊपर सबके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा कि ई इस इंटीग्रल से हम इसे बाहर ला सकते हैं। तो जैसे ही इंटीग्रल से बाहर आएगा तो ई इंटीग्रल डी एस कॉस जीरो जो हमारा 1 हो गया, ई डॉट डी एस ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एवोल्यूट हो जाएगा। डी एस सरफेस एलिमेंट जो है रेडियस आर का, ये हमारी स्फेरिकल शेप है, तो जो हमारा सरफेस एलिमेंट इसका होगा पूरा हम सब जानते हैं वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। जो हमारा स्फेरिकल सेल होता है उसका सरफेस एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ई इंटू और डी एस की जगह पे वैल्यू ले लें 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ई यहाँ से हम आसानी से एवोल्यूट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एवोल्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज होता है, जैसे हम एक चार्ज यहाँ रख देते सेंटर पे और इस पूरे चार्ज को इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड ना मान के सेंटर पर रखा मान लेते, तो इस क्यू से सेंटर से जो पॉइंट चार्ज होता इससे आर डिस्टेंस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था उसका पूरा का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो सेंटर पर रखा हो, और सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू एवोल्यूट कर रहे हैं। और अगर यहाँ से हमें चार्ज क्यू नॉट अगर यहाँ पे दे देगा सरफेस पे कहीं पे रखा हुआ और इन दोनों के बीच फोर्स निकलवाएगा, तो उसके लिए भी हमें फोर्स निकालने के लिए भी हम सब जानते हैं फोर्स के लिए हमें क्यू नॉट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के कारण जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू ले लें और क्यू नॉट ये चार्ज ले लें। तो फोर्स की वैल्यू सिंपली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगी। और ये हमारा स्टेटमेंट जस्ट इक्विवेलेंट टू कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि इफ देयर आर टू चार्जेस Q एंड Q2 एंड दे आर कीप एट द सेपरेशन ऑफ द R, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के इक्वल और जो डिस्टेंस है उनकी उसकी इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो वही हमारा कूलम्ब्स लॉ यहाँ से ड्राइव हो जा रहा है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इट इज़ द फंक्शन ऑफ द Q के बढ़ने पर सीधा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर निर्भर करेगा। और इसमें हम सब जानते हैं कि अगर हम इसे जस्ट रिवर्स करते चले जाएं, पूरा का पूरा ऐसे चले जाएं, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि क्योंकि सरफेस एलिमेंट हमारा जो निर्भर कर रहा है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो रहा है कि आर स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं ई का 1 अपॉन आर स्क्वायर के कारण आना और सरफेस एलिमेंट का आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना, आर स्क्वायर फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं प्रोडक्ट में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा आर पर निर्भर ना करके केवल चार्ज पर निर्भर कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्यू और आर दोनों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा आर पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि ई में 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा और सरफेस एलिमेंट में आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई में क्यू आएगा तो ये क्यू यहाँ पे वो कर जाएगा, डी एस में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। क्योंकि अगर हम इसे पीछे को बैक करते चले जाएंगे तो हम यहाँ से वापस इधर पहुँच सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसे लेकर चलते हैं। गॉसियन सरफेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंपटीशंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लगातार पूछी जाती हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वो पूरा का पूरा चार्ज जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था
वो सेंटर पे रखा हो और सेंटर पे वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा हो, और वहाँ से हमने जो गॉसियन सरफेस है उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो एवेल्यूट किया वो 1/4πε0 Q/r² होगा। तो ये कॉन्क्लूजन था। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा, और मैं ऑर्थर वीजर की और ग्रिफिथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। आगे मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप जो है ऑर्थर वीजर को निश्चित तौर से पढ़ें, और EMT में जो है डेविड जे ग्रिफिथ को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशंस की दुनिया में, वो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब डेविड जे ग्रिफिथ की होती हैं। तो उसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स कर लें, जो मैं उसी में सॉल्व प्रॉब्लम्स बता ही रहा हूँ, और इसकी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी जो बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम्स नहीं हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करते रहें, जिससे आपके EMT के जो कंसेप्ट हैं वो साउंड हो सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।